सर पूछने में शर्म आ रही है, पर पूछना ये चाहता हूँ कि काम वासना बहुत परेशान करती है, क्या करूँ? ये शर्म ही परेशानी है, ये शर्म ही परेशानी है। तुम्हारी जो हालत है उस बर्तन की तरह है जिसे नीचे से आंच दी जा रही है और ऊपर से बिल्कुल ढक करके रख दिया गया है, तो उसके भीतर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो विस्फोट तो होगा। यही परेशानी है तुम्हारी। नीचे से जो आंच दे रहा है उसी ने तुम्हें ऊपर से ढक के रख भी दिया है और तुम पके जा रहे हो। जो तुम्हें उत्तेजना दे रहा है उसी ने तुम्हें शर्म का भाव भी दे रखा है। यही कह रहे हो ना सर, शर्म आ रही है पूछने में, पर उत्तेजना बहुत है। ये शर्म और उत्तेजना अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। तुम देख भी नहीं पाते कि तुम किस तरह इनका शिकार हो जाते हो। तुम जानते हो कि ये दुनिया, ये समाज, ये बाजार तुम्हारे साथ क्या करता है। एक तरफ तो ये तुम्हें लगातार उत्तेजित करके रखता है। काम वासना का अर्थ उसकी पूर्णता में लेना। सिर्फ यही नहीं है कि किसी औरत या मर्द का शरीर चाहिए। काम वासना का अर्थ है चाहिए और चाहिए। एक तरफ तो तुम्हारे भीतर वो ये आग लगा के रखता है कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें मिले। तुम्हें दिन रात उत्तेजना की सामग्री परोसी जाती है, और दूसरी ओर तुम्हारे सर पे नैतिकता का बोझ लाद दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो गलत करोगे। एक तरफ तो बाकायदा अनुज्ञा देके, लाइसेंस देके शराब खाने खोले जाते हैं, दूसरी ओर तुम्हारे भीतर ये भाव भी बैठाया जाता है कि शराब पीना गलत बात है। यदि शराब पीना गलत बात है तो बाकायदा लाइसेंस शुदा शराब खाने कैसे खुले हुए हैं? उन्हें खुलने कैसे दिया गया? एक और तो तुम्हें यह पढ़ाया जाता है कि देखो, संतों ने समझाया है कि वासना नरक का द्वार है, और दूसरी ओर तुम्हारा पूरा मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, मूवी, अखबार, सो भी तुम उठाओ, वो सब कुछ वासना से ही पटा पड़ा है। तो तुम्हें नीचे से गर्म किया जा रहा है, खौलाया जा रहा है, और ऊपर से तुम्हें दबा दिया गया है, और तुम्हारे भीतर प्रेशर बनता रहता है। कुकर बेचारे के पास तो सीटी होती है, वो सीटी मार लेता है तो कुछ दबाव कम होता है। तुम्हारे पास तो सीटी भी नहीं है। तुम्हें दोनों से बचना होगा। याद रखना, दोनों से एक साथ। तुम्हें बाजार को ये अनुमति बिल्कुल नहीं देनी होगी कि वो तुम्हें उत्तेजित कर पाए। तुम्हें अपने आप को प्रतिपल सजगता के साथ पकड़ना होगा कि किस किस तरीकों से ये मेरे मन पे कौन कौन सी उत्तेजनाओं का फंदा फेंकते हैं। तुमने देखा है, वो तो तुम्हें अगर एक शेविंग क्रीम भी बेचना चाहते हैं तो पहले तुम्हें एक मादक शरीर दिखाएंगे। अब मर्द को दाढ़ी बनानी है, उसके विज्ञापन में नंगी औरत का क्या स्थान है? तुम्हें अपने आप से ये वादा करना होगा कि मैं इन चक्करों में पड़ूंगा ही नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे फरेब में आऊंगा ही नहीं। और बात, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है,
उत्तेजित तुम्हें 1000 तरीकों से किया जाता है। कुछ भी आकर्षक चिकना जो इंद्रियों को पसंद आए वो तुम्हें दिखा दिया जाता है और तुम खिंचे चले जाते हो। तुम्हें पता भी होता है कि फरेब है, तब भी तुम खिंचे चले जाते हो। तो एक सिरे पर यह भूल कर रहे होते हो कि वो जितने भी तरीकों से तुम्हें आकर्षण दे रहे होते हैं तुम उन आकर्षणों के साथ हो लेते हो। तुमसे किसने कहा कि दिन रात टीवी देखो? तुमसे किसने कहा कि सड़क चल भी रहे हो तो ये बगल में जितने ये होर्डिंग लगे हैं और बिलबोर्ड लगे हैं और विज्ञापन लगे हैं तुम सबको देखो? तुमसे कितने कहा है कि तुम बोरियत मिटाने के लिए बाजार घूमने जाओ और वहां पे जितनी भी नैनाभिराम छवियां हैं उनको भोगो? तुमसे किसने कहा है? एक सिरे पर यह गलती, और दूसरे सिरे पे क्या गलती कि वही लोग जो तुम्हें ललचाते हैं, ठीक वही लोग तुम्हें यह नसीहत भी देने आ जाते हैं कि देखो बेटा ब्रह्मचर्य साधो, देखो बेटा भोग बुरी बात, देखो बेटा कम में गुजारा करना चाहिए। और तुम यहां भी उनकी सुन लेते हो। तुम एक नहीं दोनों तरीकों से फंसते हो। तुम्हारा डब्बा तो दोनों ओर से बंद है ना। नीचे से बंद है, वहां से आग ले रहा है, ऊपर से बंद है, वहां से दबाव बन रहा है। तुम्हारी हालत ऐसी कि तुम्हें दिन रात गर्म किया जा रहा है और गर्मी निकालने का कोई जरिया भी नहीं दिया जा रहा। तो अंदर ही अंदर फूल पिचक रहे हो। फटोगे और क्या होगा। और अगर फट भी गए होते तो भी तुम्हारा काम हो जाता। हालत तो वो है जो कि मरना हो मर जाइए, छूट जाए संसार, ऐसी मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। तुम्हारे लिए उपयुक्त ये फटना हो फट जाइए, छूट जाए जंजाल, ऐसी फटनी क्यों फटे दिन में 100-100 बार। दिन में 100-100 बार इधर उधर दाएं बाएं छोटे मोटे विस्फोट होते रहते हैं। पूरा फटते भी तो नहीं हो कि फट ही जाए, कोने कतरे जाके विस्फोट करके फिर आ जाते हो। दोनों से बचो। ना उन्हें यह अनुमति दो कि वो तुम्हें आग दे पाए। यह न्याय है तुम्हारे साथ कि कोई आ करके तुम्हारी शांति में विघ्न डाल रहा है, कोई आ करके तुम्हारे मन पे कब्जा करके तुम्हें उत्तेजित कर रहा है, तुम्हारे भीतर लालच और कामना उठा रहा है। यह अनुमति मत दो उन्हें। विज्ञापन मनोरंजन नहीं है। विज्ञापन जाल है, फंदा है, फरेब है। विज्ञापनों को मनोरंजन की तरह मत देखते रहा करो। जब विज्ञापन आए तो तुरंत सतर्क हो जाओ कि मेरी गुलामी का आयोजन हो रहा है। बाजार की रौनक रौनक नहीं है, वो पंछी को डाला गया दाना है, वो चूहे के लिए सजाया गया पिंजड़ा है। चले जाते हो बाजार की, क्या करने जा रहे हैं? बाजार की रौनक देखने जा रहे हैं। इन बेवकूफियों से बाज आओ बिल्कुल। और दूसरे सिरे पर इस बेवकूफी से भी बाज आओ कि कोई तुम्हें आकर के फिजूल सबक पढ़ा रहा है कि देखो ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, नैतिकता सिखा रहा है। कौन होते हैं कि आकर के तुम्हें दमन सिखाएं? नीचे से दमादम, ऊपर से दमन।
कि चल क्या रहा है। इससे इतना ही होता है बस कि तुम्हारे भीतर ग्लानि और कुंठा पैदा होती है, तुम्हारे भीतर ये भाव पैदा होता है कि मैं ही नाकारा हूं। बात समझ में आ रही है? जीवन के सहज बहाव में कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई ग्लानि की बात नहीं है, कोई कुंठा की बात नहीं है, तुमने कोई जुर्म नहीं कर दिया। शरीर अपराध नहीं है, लेकिन शरीर के ऊपर जब समाज का कब्जा हो जाए तब अपराध जरूर है। शरीर की जो सहज गति है वो अपराध नहीं हो सकती। अगर शरीर की सहज गति अपराध है तो फिर तो पूरा अस्तित्व तो अपराधमय ही है। फिर तो फूलों का खिलना भी अपराध है, क्योंकि फूल भी खिलता इसीलिए है ताकि नया पौधा पैदा हो सके। फिर तो पक्षियों का गाना भी अपराध है, क्योंकि पक्षी भी इसीलिए गाते हैं ताकि दूसरे पक्षी को आमंत्रित कर सकें। फिर तो मोर का नाचना भी अपराध है, क्योंकि मोर भी इसीलिए नाचता है ताकि अपने साथी को आमंत्रित कर सके। शरीर अपराध नहीं हो गया। हाँ, समाज जो खिचड़ी पकाता है तुम्हारे मन के साथ, वो जरूर अपराध है, वो मत होने देना। तुम दुनिया को देखो ना, वो सब कुछ जिसको तुम प्रकृति में सुंदर बोलते हो, वहां रास ही तो है। पसंद आएंगे तुम्हें बंजर पहाड़? पहाड़ों पर क्या है? प्रकृति का नाच। तुम्हें ये जो नदी इतनी प्यारी लगती है, उछलती कूदती, वो नदी क्या कर रही है? वो तेजी से भाग रही है समुद्र से मिलने के लिए। ये तुम्हें तितलियां और भौरे इतने अच्छे लगते हैं, तितली क्या कर रही है? तितली पराग इकट्ठा कर रही है। ये जो भौरा गुंजन कर रहा है, ये भी रास है। फूल, पत्ती, टहनी सब क्या है? इनमें क्या अपराध है? फिर तो यमुना के किनारे कृष्ण जो कर रहे थे वो तो महाअपराध हो गया। उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके का रुख रखते हैं शरीर के प्रति, वासना के प्रति, वो जरूर घटिया और टुच्चा है। उससे बचो। उसके बाद, उस सफाई के बाद शरीर जो भी करे वही ठीक है। अपने आप को पूरी अनुमति देना। अभी हम लोग जो ये उबलते रहते हैं वासना में, वो कोई प्राकृतिक चीज थोड़ी है। वो सब तो हमारी परिस्थितियों की और माहौल की देन है। कोई ये ना समझे कि ये कोई बहुत प्राकृतिक बात है कि हर समय आप समागम के लिए ही आतुर रहते हो। इसमें कुछ प्राकृतिक नहीं है। ये तो बस इतनी सी बात है कि तुम ईमेल खोलते हो तो वहां भी वही बैठा हुआ है, फोन खोलते हो तो वहां भी वही बैठा हुआ है। तो तुम करो क्या? तुम्हारे दिमाग में जो ख्याल नहीं भी आना है वो ख्याल घुसेड़ा जा रहा है। कोई ये ना सोचे कि ये तो प्राकृतिक बात है। ये तो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये होने मत दो अपने साथ। और ये मत सोचना कि, ये बात मैं तीसरी बार बोल रहा हूं कि बात सिर्फ शरीर की है। तुम जा करके किसी चमकदार रेस्टोरेंट में खा रहे हो,
भले वहां पर एक भी औरत ना हो, लेकिन तुम में काम वासना उठेगी, क्योंकि जो पूरा माहौल है वो सेंसुअल है। वो इसलिए बनाया ही गया है कि तुम्हें उत्तेजना मिले। वो जो खाना तुम्हें परोसा जा रहा है वो है ही ऐसा जो आंखों को भी उत्तेजित कर दे, जबान को भी उत्तेजित कर दे और मन को भी उत्तेजित कर दे। जब सब कुछ उत्तेजित है तो साधारण सी बात है कि तुमको और क्या याद आएगा। वासना बीमारी बन गई है, ये हमारे जीने के तरीकों का फल है। हर चीज में तो तुम्हें चिकना चिकना चाहिए ना। जैसे तुम कपड़े पहनते हो, तुम जूते पहनते हो, जैसे तुम घर खरीदते हो, हर जगह तुम वासना की तो तैयारी कर रहे हो। इन तरीकों पे चलते हुए, ऐसे उपभोक्ता बनते हुए तुम्हारा मन अगर असंतुलित और बीमार हो जाए तो ताज्जुब क्या है। देखो, बाजार चाहता है कि तुम खरीदो। मन के इस तथ्य पे गौर करना, बाजार चाहता है तुम खरीदो। बाजार का बस चले तो तुम्हें पकड़ के कहेगी खरीदो। तुम्हारे लिए अनिवार्य है खरीदना। और तुम्हें पकड़ने का, तुम पे कब्जा करने का बाजार के पास जो सबसे मजबूत साधन है वो है काम वासना। दिल्ली में इन्हीं जाड़ों में ऑटो एक्सपो लगा करता है जिसमें कारों की नुमाइश होती है। तुम जाके देखो, वहां पे कार खड़ी होगी, उस कार में नंगी लड़की खड़ी होगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि बाजार तुम्हारी जेब में हाथ डालने के लिए तुम्हारी सेक्सुअलिटी को इस्तेमाल कर रही है। तुम पे कब्जा करने के लिए वो तुम्हारी कामुकता का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम खुश हो जाते हो। तो तुम्हारी उम्र के सब पूरे लगे रहते हो, घुसने को नहीं मिलता। अपनी मौत का इंतजाम खुद कर रहे हो और फिर भुगतते हो, कष्ट में रहते हो। तुम्हें गर्म तो कर दिया जाता है पूरे तरीके से, कार भी दिखा दी, लड़की भी दिखा दी और तुम पूरे तरीके से अब उत्तेजित हो गए हो, गर्म हो गए हो। पर लड़की को छू के दिखाओ जरा, अब वहां मर्यादा और नैतिकता आ जाएगी, पीट दिए जाओगे। ये क्या बात है? अब जब दिखाई है तो दो भी, थोड़ा कम से कम 10-15 मिनट को तो दे दो। अब ये हो रहा है, एक तरफ से तो तुम्हें गर्म करते हैं, दूसरी तरफ से ढक्कन लगा देते हैं। दे नहीं सकते थे तो दिखाई काहे को? और यही खेल है तुम पे कब्जा करने का। दिखाओ पर दो नहीं। महिलाएं इस मंत्र को बखूबी जानती हैं। मामला जरा आंच पर रहे, जैसे दूध खौलाया जाता है, खौले तो, पर खौल के छलक ना जाए। तुम इतने बुद्धू हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो खौला रहे हैं, तुम खौल रहे हो। खौल ही जाओ, या तो फिर खोया बन जाता है दूध का। रबड़ी बनोगे। कितना ना आनंद आता है। मेट्रोपॉलिटन, क्या बात है। कॉस्मोपॉलिटन, वाह वाह। छोटा शहर छोड़ के दिल्ली में मरने आए हो, फिर कहते हो दिल्ली उत्तेजित तो करती है पर वहीं पे जाके रोक देती है।
कोल्हू का बैल देखा है? वो यूं गोल गोल घूमता रहता है, उसके आगे लटका देते हैं, उसको पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। वही हालत है कि तुम्हारे आगे एक चीज लटका दी गई है जो तुम्हारी वासना को भाती है, और उसको पाने के लिए तुम अपने सारे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करे जा रहे हो। पिताजी ने तुम्हें अच्छे से जोत रखा है कि लगे रहो लगे रहो, और तुम उनके सारे आदेशों की पूर्ति करोगे। क्यों? क्योंकि शादी तो पिताजी जी कराएंगे। तो अपना एक गाजर उन लटका दी है। जहां दिखाई पड़ता है कि तुम विद्रोह करने वाले हो, तहां जरा ये फोटो देखना, वो पाड़े जी की लड़की का है। अब उबलता हुआ दूध बिल्कुल भस। कौन सा विद्रोह, कैसा विद्रोह? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो जबरदस्त रूप से खौलती हुई कामुकता है, ये शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी है। शरीर बहुत स्वस्थ, साधारण, सीधी साधी इकाई है। शरीर नहीं बीमार हो जाता है। शरीर अपनी हदें जानता है, शरीर सब अच्छे से जानता है। शरीर एक बहुत जबरदस्त मशीन है, उसे सब पता है क्या कैसे करना है। ये जो बीमारियां आती हैं ना, ये मानसिक हैं, ये तुम्हारे दिमाग में आरोपित की जाती हैं। दिमाग ठीक रखो, सब ठीक रहेगा। जयपुर से लौट रहा था और इसी बात की अनुभूति हुई कि आंखें खुली रहती है, बाहर देखते रहते हैं और विज्ञापन लगातार है, और गाड़ी में ओशो में सुन रहा हूँ, लेकिन जैसे बार बार देखे जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ थॉट, तो आंखें बंद भी की जाती है कि रास्ता भी देखना है, कहाँ से जाना है क्या नहीं जाना है, तो बाहर देखें तो कुछ ना कुछ थॉट आता ही रहता है। तो आंखें भी तो मतलब बंद तो नहीं कर पाएंगे, बाहर देखना ही, और और इस बात में हल्की शंका। बाहर देखो, पर बाहर कैसे देखो? एक हलवाई की दुकान होती है, वहां पर एक लालची आदमी, चटोरा, जिसकी जबान कहते हैं ना स्वीट टूथ, ऐसी है, वो वहां जाता है तो मिठाइयों कैसे देखता है? और वहीं पर कोई आता है फूड इंस्पेक्शन के लिए, तो वो कैसे देखता है? तुम फूड इंस्पेक्टर की तरह देखो। अच्छा, यहां भी गड़बड़ है। ऐसे फंसा रहा था। देखो ना, बड़ी कला है उसमें। देखो कैसे कैसे तरीके से फंसाया जाता है, देखो किन शब्दों को उछाला जाता है, देखो रंगों का कैसा खेल रचा जाता है। मन को, संसार को और कैसे समझोगे? ऐसे ही। अच्छा, इस तरीके से मुझ पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे की जा रही थी। बहुत अच्छा खेल है ये। जाना ऑटो एक्सपो तो ध्यान से देखना। अच्छा, तो लाल रंग की गाड़ी है और उसके बगल में लाल रंग की गोरी खड़ी करी है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? गाड़ी की ऊंचाई ज्यादा है तो महोदया की भी ऊंचाई ज्यादा रखी गई है, और ये सब बिल्कुल फाइन आर्ट होती है। इसके पीछे जो लोग बैठे हैं बड़े शातिर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब यूं ही हो जाता है? इसके पीछे बैठ के दिनों हफ्तों तक दिमाग लगाया जाता है कि कैसे किसको फंसाया जाएगा, क्या देख के कौन फंसेगा। वो तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम उनके खेल को समझो, पकड़ो, मजा आएगा।
फंस मत जाओ। कल एक मैं कॉलेज में था तो मेरा अपॉइंटमेंट था चेयरमैन से, तो मैं बैठा हुआ था। मेरे बाद एक लेडी आई, इतनी मोटी और इतनी बड़ी हील पहन रखी थी, एकदम पतली सी, और वो अपनी जगह पे हिल भी रही थी तो भी आवाज़ आ रही थी। चलने पे तो आई नहीं थी, हर जगह एकदम पहुंच रही थी आवाज़। तो वो आई एकदम, मतलब जो आपने एक भेजा था ना कि बॉडी लैंग्वेज वाला, उसके सारे गुण थे उसमें। मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ जो रखी है उसे ध्यान से देखना, अपना चार्जर लगा देना बिल्कुल वैसे करके, ठीक है। फिर बारी आई, वहाँ से जो मिल रहा था वो बाहर आया, मैं कब तो अंदर जाऊँगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा आप जाइए उस लेडी को। तो मैंने सोचा मतलब क्यों, मतलब कैसे, मैं आया था, मेरा अपॉइंटमेंट था, वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अच्छा, फिर वो अंदर भी, फिर बाय चांस मेरी उनसे मुलाकात हुई उसके बाद। तो बात में यही आ गया कि हम रिझाते कैसे हैं एक दूसरे को। तो मैं इंटेंशनली नहीं, मगर एग्जाम्पल वही निकल गया, ये कि थोड़ी सी खट्टी बात हो गई, मुझे लगा मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। अब से सिर्फ देखो ना कि रिझाए जा रहे हो तो खुश मत हो जाया करो जल्दी से। ये बेवकूफ़ी है कि कोई तुम्हें रिझा रहा है और तुम रीझ गए। जब दिखाई दे कि रिझाए जा रहे हो तो उसको जाल की तरह, फरेब की तरह और धोखे की तरह ही लेना कि धोखा हो रहा है, और समझना कि किन किन अस्त्र शस्त्रों का, विधियों का इस्तेमाल करके तुमको फंसाया जा रहा है। प्रेम में सरलता होती है, डायरेक्टनेस होती है, जाल फरेब नहीं होता, तीखी चितवन नहीं होती, इशारेबाजी नहीं होती। वहां जो होता है सीधा सीधा और खुला होता है। जहां पे ये सब चल रहे हो दंड फंद, समझ लेना मामला टेढ़ा है और इसमें प्रेम एम नहीं है, ये सब तो चालबाजियां हैं।